हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि जैसे हम लोग के पास नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो इनके बीच में क्या आपस में कोई रिलेशन होता है या इनमें किसी तरीके का पैटर्न होता है? क्या हम लोग इसमें किसी दूसरे तरीके के नंबर्स को भी ढूंढ सकते हैं? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं और उन पे बेस्ड किस तरीके की प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो जो हम लोग के नंबर्स होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो नंबर्स हम लोग के चारों तरफ मौजूद हैं, किसी न किसी फॉर्म में मौजूद हैं। चाहे वो हम लोग को रोड में चलने वाले व्हीकल्स को काउंट करना हो या फिर हम लोग के थाली में रखी हुई रोटियों को, तो नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग के पास अगर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, हम लोगों के पास कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स में हम लोग को एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक कोई इंसान है, उसने कुछ कपड़े पहन रखे हैं और उन कपड़ों में लिखा हुआ है 1, दूसरे के उसमें लिखा हुआ है 4, तीसरे आदमी के कपड़े में लिखा हुआ है 9, चौथे के 16 और कोई पांचवा है उसके इस तरह 25 लिखा हुआ, इस तरह और ढेर सारे आदमी सबके जो कपड़े हैं उनमें ऐसा नंबर लिखा हुआ है। तो क्या इन नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन हम लोग को मिल रहा है? बिल्कुल। ये जो 1 है ये 1 स्क्वायर, और ये 2 2 स्क्वायर है, 9 ये 3 स्क्वायर है, ये 16 4 स्क्वायर है और 25 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग को ये रिलेशन मिला कि नेचुरल नंबर्स जो है हम लोग के सारे, उनका अगर स्क्वायर कर दें तो हम लोग को ये नंबर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग के चारों तरफ चीजें मिल सकती हैं अगर हम लोग ढूंढें कि किस किस तरीके के रिलेशंस फॉर्म होते हैं। तो हम लोग के चारों तरफ बहुत ढेर सारे रिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं नंबर्स के बीच में। अब इन सारे जो नंबर्स हैं उनके बीच में रिलेशंस को ढूंढने के लिए हम लोग को जानना होगा डिविजिबिलिटी के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग को जानना होगा। क्योंकि अगर हम लोग को डिविजिबिलिटी नहीं पता तो हम ये नहीं बता सकते कि ये 4 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है या 6 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है। अगर नहीं पता तो, अगर पता चल जाएगा तो हम लोग ये कह देंगे कि 6 इज डिविजिबल बाई 3, मतलब जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है या फिर 3 6 का फैक्टर है। तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं इनको आगे देखते हैं। हम लोग को यहाँ पे मेनली देखना है प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, एलसीएम, सीक्वेंस एंड पैटर्न एंड डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। क्योंकि जब ये चीजें पता होंगी तभी हमारे पास अगर बहुत ढेर सारे नंबर्स हम लोग के सामने आ रहे हैं तो उस पर देख सकते हैं कि आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, क्या इनमें कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग को इनकी जरूरत पड़ती है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ये सब देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं डिवाइजर के बारे में। ठीक है, डिवाइजर एक्चुअली क्या होता है हम लोग का, जैसे कि हमारे पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, 26, और इसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें तो ये 13 से 2 टाइम्स पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। तो इस केस में जहां पर रिमाइंडर 0 आता है, ये जो नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। इस नंबर को हम लोग कहते हैं फैक्टर 26 का। अगर छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रिमाइंड करें तो इसको हम लोग कहा करते थे डिवाइजर, ठीक है, इसको कहते थे डिविडेंड, इसको कहते थे कोएफिशिएंट, और जो यहाँ पे बचता था उसको कहते थे रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 है, तो उस केस में जब हम लोग का रिमाइंडर 0 होता है तो ये जो डिवाइजर होता है, इस डिवाइजर को हम लोग इस डिविडेंड का फैक्टर कहते हैं। तो 13 इज द फैक्टर ऑफ 26। अब इसी चीज को, ये तो फैक्टर हो गया हम लोग का, इसी चीज को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 26 इज द मल्टीपल, 26 इज द मल्टीपल ऑफ 13। ठीक है, तो 26 हो गया 13 का मल्टीपल और 13 हो गया 26 का फैक्टर। बात क्लियर? अब चलते हैं आगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब उनको समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे हम लोग के पास एक नंबर है 7, इस 7 को हम लोग ने डिवाइड किया 1 से तो ये 7 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा।
फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे तब भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से जब हम लोग 7 से इसको डिवाइड करेंगे तब जाके ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। क्लियर? तो यहां पे ये जो नंबर हमारा 7 है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर निकल के आ रहे हैं। क्या निकल के आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है 1 और वो दूसरा फैक्टर खुद होते हैं, अपने ही आपके खुद फैक्टर होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे कि 3 है, 3 का फैक्टर है 1 और 3 खुद, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है इस 3 का। अब 1 जो होता है हम लोग का, वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्राइम नंबर की डिफिनीशन है वहां पर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए या 2 डिवाइजर होने चाहिए गिवन नंबर के। तो 1 का जो डिवाइजर है वो तो 1 ही है, 1 खुद ही है और कोई नहीं है दूसरा। इस वजह से 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 1 नहीं होता, क्योंकि 1 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर, छोटे की बात ही नहीं आती। वो होता है हम लोग का 2, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक वो खुद। तो इस तरीके से जो 2 होता है वो होता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। एक चीज और, जो 2 होता है वो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, उसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्लियर? आगे देखते हैं, अगर हम लोग के पास कोई एक नंबर दिया हो और हमें बताना हो कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं कुछ ऐसा। लेट अस सपोज हम लोग को गिवन है n, ठीक है, n कोई एक नंबर है और हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं 1 और n के अलावा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, n को डिवाइड करेंगे किसी एक ऐसे नंबर से, ये n होना चाहिए, सॉरी ये जो x है वो होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा। ये n होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा। ये जो x होना चाहिए वो होना चाहिए इससे छोटा। जैसे कि 10 हम लोग को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो 10 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ निकल के आएगा, 10 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो इससे हम लोग छोटा नंबर लें, 3 पॉइंट जो भी निकल के आएगा उससे थोड़ा छोटा नंबर अगर हम लोग लें तो वो होगा 3। 3 पॉइंट कुछ से छोटा नंबर 3। 3 से अगर 10 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। उससे छोटा नंबर लें तो आ जाएगा 2। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा। और ये 2 कैसा है हम लोग का, ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो इस स्टेप को चेक करते हुए हमें ये देखना होता है कि इफ n इज डिविजिबल बाय एनी सच प्राइम देन n इज कंपोजिट, अदरवाइज इट्स प्राइम। अगर हम लोग के जो नंबर हैं यहां पर डिवाइड करने वाले वो प्राइम हम लोग ने नंबर ले रखे हैं और इस कंडीशन को लगाने के बाद वो डिवाइड हो जा रहे हैं प्राइम नंबर से, ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर होता है वो होता है हम लोग का कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं होता। और अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर पाता कंप्लीटली तो ये गिवन नंबर हम लोग का प्राइम नंबर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल ने 7, इस 7 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो 7 का स्क्वायर रूट होगा कुछ 2 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो इससे छोटा अगर हम लोग प्राइम नंबर देखें, रूट 7 से छोटा अगर हम लोग प्राइम नंबर देखें तो आ रहा है 2। यहाँ पे कुछ होगा इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे करके कुछ होगा, तो रूट 7 का होगा 2 पॉइंट कुछ ऐसे निकल के आएगा। अब हम लोग को उससे छोटा नंबर देखना है तो उससे छोटा नंबर क्या आएगा, और वो कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, तो वो है 2। तो जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि 7 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। क्लियर? ये था हम लोग का ट्रायल डिवीजन मेथड टू टेस्ट द प्राइम नंबर्स। अगर हम लोग को एक प्राइम नंबर दिया उसको प्राइम है या नहीं वो चेक करने के लिए। अगला टेस्ट है हम लोग का फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। इस फर्मेट्स लिटिल थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक हम लोग को नंबर गिवन हो n और हम लोग को चेक करना है कि वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। एक कोई नंबर ले लो a, एक कोई एक हमने चूज किया नंबर a, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो हमने चूज किया a।
और a टू द पावर n लगा दो। क्या लगा दो? a टू द पावर n। जो भी जिस भी नंबर को हमें चेक करना है उसको लगा दिया a टू द पावर n। उसके बाद इसको हमने बराबर कर दिया a के। इसके बराबर कर दिया a के, और यहाँ पे जो n है वो हम लोग का यहाँ पे मॉड n होना चाहिए। अब इस केस में अगर हम लोग का ये जो माइनस करने के बाद नंबर आएगा a टू द पावर n माइनस a, ये जो हम लोग का नंबर आएगा, अगर ये वाला आंसर हम लोग का हो जाए, जो भी यहाँ पे निकल के आएगा इस नंबर के मल्टीपल पे लिखा जा सके उस नंबर को, तो ये जो n होगा वो हम लोग का हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्लियर? वो हम लोग का प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, जैसे कि n की वैल्यू ले ली हम लोग ने 7, हम लोग को 7 को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने ये नंबर ले लिया और a ले लिया 2, तो 2 टू द पावर 7 हम लोग ने लिखा, और ये होता है 128 के बराबर। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये इक्वल टू ये 2 लिखा जाएगा, तो 128 माइनस 2 जब करेंगे तो एक हम लोग के पास निकल के आएगा 126। अब इस 126 को हम लोग क्या 7 के किसी मल्टीपल के फॉर्म पे लिख सकते हैं? तो इसको हाँ हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 18। तो यहां पे जो हम लोग का ये निकल के आया वो हो गया मल्टीपल। तो यहां पे जो 7 है हम लोग का वो हो जाएगा एक प्राइम नंबर। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअली कंपोजिट नंबर्स हम लोग के ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 है, 6 के जो फैक्टर है वो है 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो 6 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, इस वजह से इस नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो एग्जाम्पल है जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। और जो 4 होता है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम लोग का होता है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, 2 है हम लोग का प्राइम, 3 है प्राइम, उसके बाद आता है 4। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। अभी ये मैं थोड़ा सा बताया भी था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो इसको एक बार और देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 12। 12 के जो फैक्टर है वो है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इसका मतलब कि 1 से 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, एंड 12 4 से, 6 से, 12 से, इन सब से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये जितने भी नंबर्स हैं ये 12 के फैक्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब अगर मल्टीपल की बात करें तो जैसे 4 है, 4 का हम लोग नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें इस तरीके से, तो जो भी हम लोग को यहाँ पे नंबर मिलेगा वो हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16। तो ये भी जो भी हमें नंबर यहाँ पे मिल रहा है वो है 4 के मल्टीपल्स। तो 4 के मल्टीपल्स हम लोग के इस तरीके से निकल के आते हैं, या किसी भी हम लोग को किसी भी नंबर का अगर हम लोग को फाइंड करना है मल्टीपल, तो उसको नेचुरल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जो भी निकल के आता है वो निकल के आता है हम लोग का मल्टीपल ऑफ ए। क्लियर है? आगे देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा मल्टीपल, फिर कॉमन मल्टीपल, फिर बात आती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 चीज से मिलकर बना हुआ है मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस तरीके से बना हुआ है। उसी तरीके से एचसीएफ भी हम लोग को समझना है अगर, तो समझना होगा फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो अब देखते हैं एलसीएम के बारे में क्या होता है। तो एलसीएम है जैसे दो नंबर का, लेट अस सपोज है हम लोग का 6 एंड 12। ठीक है, 6 एंड 12, इसके हम लोग को देखना है कि एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 6 के मल्टीपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 के मल्टीपल। तो 6 के मल्टीपल है 6, फिर 12, फिर 18, 24, इस तरीके से 6 के मल्टीपल होते हैं। 12 के मल्टीपल लिखें तो हो जाएगा 12, 24, 36 एंड 48। इस तरीके से आगे हम लोग को मिलेंगे 12 के मल्टीपल।
अब ये तो हो गया हम लोग के 6 और 12 के मल्टीपल। इनमें से हमें देखना है कॉमन मल्टीपल। क्या देखना है? कॉमन मल्टीपल। तो ये 12 कॉमन मल्टीपल है, 24 कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। इसी तरीके से जो 60 आएगा वो कॉमन मल्टीपल होगा। क्लियर? तो ये सारे जो निकल के आ रहे हैं वो क्या है हम लोग के? कॉमन मल्टीपल। अब इन कॉमन कॉमन मल्टीपल की अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो हो गए 12, 24, 60। ये हम लोग के कॉमन मल्टीपल्स। इनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है उसी को हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है उसको ही कहते हैं हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होती है हम लोग की लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की डिफिनीशन। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के 3 तरीके होते हैं। इसको मैं अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि अभी बताया। हम लोग सबसे पहले देखते हैं फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर 2 नंबर हम लोग चूज करते हैं, एक हो गया 18 और एक हो गया 12, इसके हम लोग को देखने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 18 के फैक्टर, 18 तो पहले खुद है, फिर 18 9 से डिवाइड होता है, उसके बाद 6 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। तो 18 के फैक्टर हो गए 18, 9, 6, 3, 2, 1। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 12, 6, 4, 3, 2, 1। जो 12 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इन सब से डिवाइड हो रहा है। अब ये तो निकल के आ गए हम लोग के 18 और 12 के फैक्टर। इनमें से जो कॉमन फैक्टर हैं दोनों के वो कौन कौन से हैं? वो है 2, 3, 6। ये है हम लोग के कॉमन फैक्टर। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? वो है 6। तो ये 6 हो जाएगा 18 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होती है डिफिनीशन हम लोग की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। और इसके भी 2 मेथड और होते हैं फाइंड करने के लिए, वो मैं पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम के उस पे, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में रिलेशन अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग के पास 2 नंबर है ए और बी। इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, ए और बी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये बराबर होता है इन्हीं 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ये जो पहला वाला लिखा है ये यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो बराबर होता है इन 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। अब अगर हम लोग के पास जो नंबर्स हैं वो 3 हो तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि जो एलसीएम होता है हम लोग का, वो 3 नंबर्स का जो एलसीएम है वो होता है तीनों नंबर का प्रोडक्ट करो, उसके साथ साथ ये जो 3 नंबर्स के एचसीएफ है उसको भी मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, इन दो दो नंबर्स का पेयर बनाओ और उनका क्या क्या एचसीएफ है उनसे। उसके बाद अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है 3 नंबर्स का और हमें गिवन है वो 3 नंबर्स गिवन है और एलसीएम गिवन है उनके छोटे छोटे ऐसे जो हम लोग ने पेयर बना रखे हैं, उनके अगर हम लोग को एलसीएम पता है तो प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स विद एलसीएम ऑफ एबीसी, और उसको डिवाइड करेंगे एलसीएम ऑफ एबी, एलसीएम ऑफ बीसी और एलसीएम ऑफ एसी से, ठीक है। आगे अब और एक चीज, अगर हम लोग के पास नंबर्स दिए हों फ्रैक्शन में तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास ये मेथड है कि अगर हम लोग को फ्रैक्शंस दिए हैं और हम लोग को फाइंड करना है इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ, तो ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं मतलब न्यूमरेटर होते हैं उनका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं इन नंबर के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से। एचसीएफ निकालो न्यूमरेटर का, उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर के एलसीएम से, तो हम लोग का ये जो फ्रैक्शन होता है उसका एचसीएफ निकल के आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग को एलसीएम फाइंड करना हो गिवन फैक्टर्स का, गिवन फ्रैक्शंस का, तो इसके लिए जो हम लोग के
न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर का हम लोग को एलसीएम निकालना होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग का एलसीएम निकल के आ जाता है उन फ्रैक्शंस का। आगे देखते हैं सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स। ये सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स होते क्या हैं? सीक्वेंसेस से हम लोग का मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि हम लोग सुबह जगे, जगने के बाद हम लोग बाथरूम गए, वहां से आए, फिर हम लोग नाश्ता किए, नाश्ता करके ऑफिस गए या कॉलेज गए, कहीं गए, वहां हमने कुछ काम किया, तो ये हम लोग का क्या है? सीक्वेंस है। मतलब हमने बोला कि सबसे पहले हम लोग जगे, बिस्तर से जगे, उठे, ठीक है, सुबह सबसे पहला हम लोग ने बोल दिया पहला काम ये किया। फिर दूसरा काम हमने ये किया कि हम नहाने गए, तीसरा काम हमने ये किया कि हमने खाना खाया, चौथा काम ये किया कि ये किया। तो हम लोग ने क्या किया, जो भी चीजें थी उसको हम लोग ने नंबर दे दिया, एक अरेंज कर दिया ऑर्डर में। तो इस तरीके के जो फॉर्म और होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर्स के अंदर भी हम लोग कह सकते हैं कि 2 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। तो पहला हम लोग का लिखा हुआ है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। मतलब कि अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, 2 इंटू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिख दें तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4। इनके आपस में एक रिलेशन है, हम इसको एक नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो जब किसी भी चीज को हम नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, और उनके पहले दूसरे के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके ऐसा हम लोग रिलेशन बता दें या प्लस करके बता दें, तो उस तरीके से जो भी चीज फॉर्म होती है वो हम लोग का सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। इस पे हम लोग के पास एक ऑर्डर होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, उस ऑर्डर पे ही हम लोग की चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। इसके आगे हम लोग को पता है कि क्या आएगा, वो आएगा 10, इसके आगे क्या आएगा, 12 आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर एक फॉलो हो रहा था, उसी ऑर्डर को हम लोग आगे बढ़ाते चले गए। तो इस तरीके से हम लोग का जो सीक्वेंस होता है वो फॉर्म होता है। अब पैटर्न से क्या मतलब है? पैटर्न हम लोग डेली लाइफ पे बात करते हैं, जैसे कि आर्मी मार्च कर रही है, ठीक है, आर्मी मार्च कर रही है, तो उनका मार्च करने का एक रास्ता होगा, एक तरीका होगा कि वो ऐसे ऐसे मार्च करेंगे, अपने हाथों को आगे पीछे करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, साथ ही साथ पैर भी अपोजिट वाले जो होंगे, डायगोनल आर्म जो होंगी, आर्म और लेग, वो एक अपोजिट डायरेक्शन वाले लेफ्ट राइट ऐसे करेंगे। तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। पूरी आर्मी को अगर देखें तो सब के सब कैसे हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो करते हुए चल रहे हैं। या फिर ये कहें, एक डक का अगर एग्जांपल लें कि एक डक आगे स्विम कर रही है अगर, ठीक है, और उसके पीछे उसके कुछ बच्चे स्विम कर रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं? ये आगे ऐसे स्विम करती है और इसके पीछे ऐसे इसके बच्चे ऐसे तैरते हैं इसके चारों तरफ। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे जैसे जहां जहां ये जा रही है उसके चारों तरफ ऐसे ही उसके बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जो पैटर्न है वो बहुत जगह मिल सकता है हम लोग को। ये पैटर्न जैसे कि रेनबो है, रेनबो के कलर्स पे भी हम लोग को मिल सकता है, या कहीं पे कोई डिजाइन बनी हुई है, या कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में इस तरीके से फ्लोर बने हुए हैं, उसका भी पैटर्न हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, जो हम लोग ने अभी सीक्वेंस देखा, वो कितने तरीके के सीक्वेंस हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में। तो जो सबसे पहला सीक्वेंस आता है वो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर तीसरा आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई एक नंबर है 2 और उसमें फिर आगे 2 ऐड किया गया तो बन गया 4, उसके बाद उसका अगले नंबर पे फिर 2 ऐड कर दिया गया तो बन गया 6, फिर 2 ऐड कर दिया गया तो बन गया 8, या फिर 2 में 3 ऐड किया गया तो बन गया 5, 5 में 3 ऐड किया गया तो बन गया 8, 8 में 3 ऐड किया गया तो बन गया 11। तो यहाँ पे इन दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? ठीक,
इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 3। उसी तरीके से यहाँ पे 4 और 2 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2, 6 और 2 के बीच में डिफरेंस आ रहा है 2, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2। तो ऐसे नंबर जब अरेंज होते हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा होता है वो हमेशा सेम आ रहा होता है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है, तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग ने क्या किया, जो आगे वाला नंबर था उसको उसके पिछले वाले नंबर से माइनस कर दिया, तो अगर सेम डिफरेंस निकल के आता है हर बार तो इस तरीके के बनने वाले सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ये कि ए कोई एक नंबर था, उस पे एक डी नंबर ऐड किया गया तो बन गया ए प्लस डी। अब इस ए प्लस डी में फिर से अगर डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी तो ये इसको इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 2d, क्योंकि d प्लस डी हो जाएगा 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस तरीके से हम लोग चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसी सीक्वेंस पे या इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को बताना हो nth टर्म, nth टर्म मतलब जैसे ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया चौथा टर्म, ये हो गया पांचवा, उसी तरीके से करते करते nth टर्म अगर हम लोग को बताना हो तो वो कितना होगा nth टर्म। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये सेकेंड टर्म है तो ये लिखा हुआ है ए प्लस डी, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 2d, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3d लिखा हुआ है। मतलब कि जो भी टर्म है उससे एक कम का मल्टीप्लाई है डी में और ए में ऐड कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए पहले टर्म में हम लोग n से एक कम कर दें और उसमें d का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को ये nth टर्म मिल जाएगा और इसको हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, nth टर्म को हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला भी हो गया nth टर्म फाइंड करने का ऑफ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए अगर हम लोग का फर्स्ट टर्म है, डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और एन है नंबर ऑफ टर्म, कौन सा वाला टर्म हम लोग को फाइंड करना है। फिर बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर इसी सीरीज में ये जो हम लोग का फॉर्म मतलब ये जो नंबर फॉर्म हो रहा है सीक्वेंस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, हाँ ये फॉर्म हो रहा है और इसको अगर हम लोग पहला वाला a1 नाम दे दें कि ये पहला वाला टर्म है, इस तरीके से करते करते इन सबका सम करना है। हम लोग को क्या करना है, सम करना है। तो इनके सम का फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे a1 भी बोल सकते हैं इसको क्योंकि पहला टर्म है, यहाँ पे a1 बोले या a बोले हमारा मतलब है पहले टर्म से। तो Sn हम लोग का हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जो भी नंबर है हम लोग का टर्म का, जहां तक हम लोग को समेशन करना है, ठीक है, वहां तक वाले नंबर का, और उस पर 2 का अंदर मल्टीप्लाई होता है a के साथ, फिर प्लस करते हैं हम लोग d और n माइनस 1 के प्रोडक्ट के साथ और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का सम निकल के आ जाता है। इसी में अगर हम लोग के पास गिवन हो पहला टर्म और लास्ट टर्म या nth टर्म गिवन हो, फिर हम लोग को उनके बीच में जितने भी चीजें आ रही हैं उन सब का हम लोग को सम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 प्लस an कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सम फाइंड करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब बात आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अभी हम लोग देख के आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को देखना होता था पहला टर्म उसके अगले टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, उसी तरीके से जो अगले टर्म था उसके अगले टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस कॉमन आता है तो उस तरीके के बनने वाले सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग चेक करते हैं कि पहला टर्म अगर ए है, पहला टर्म ए है अगर, तो दूसरा टर्म होना चाहिए ए आर, तीसरा टर्म होना चाहिए ए आर स्क्वायर। मतलब क्या है इसका कि अगर हम लोग ये वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करें तो एक रेशियो निकल के आना चाहिए आर। तो ए आर स्क्वायर को जैसे ए आर से डिवाइड करें तो निकल के आ रहा है आर, इसको डिवाइड किया इससे, उस तरीके से ए आर को डिवाइड करें तो ये निकल के आएगा ए।
से डिवाइड जब किया तो निकल के आ गया आर यहाँ पे, ठीक है, ये डिवाइड हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई पे था, यहाँ पे आर निकल के आ गया। उस तरीके से जब ए आर क्यूब को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ए आर स्क्वायर से तो निकल के आ रहा है ये आर। तो ये जब हम लोग का हर बार एक नंबर को उसके पिछले वाले नंबर से डिवाइड करने में रेशियो आर निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है, तो इस तरीके के बनने वाले सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जो हम लोग का ये कॉमन जैसे डिफरेंस होता था एपी में, वैसे यहाँ पे होता है कॉमन रेशियो, आर को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो और आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लिखा जाता है, वो होता है ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4। इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना यूज करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लिखते हैं, ठीक है। ये होता है हम लोग का जनरल टर्म, इसको हम लोग ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब इस तरीके से पढ़ते हैं, और ये होता है हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हम लोग को इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना है तो वो हम लोग का निकल के आता है tn से, हम लोग उसको नेम देते हैं और वो निकल के आता है a इंटू आर एन माइनस 1, ठीक है। जैसे अगर इस पे हम लोग देखें कि ये पहला टर्म जो था उस पे आर का मल्टीप्लाई नहीं था, जो दूसरा टर्म था उस पे आर का मल्टीप्लाई था, जो तीसरा टर्म था उस पे आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई था, और जो चौथा टर्म था उस पे 3 का मल्टीप्लाई था। मतलब जो टर्म उससे एक कम करो और आर का क्यूब कर लो तो हम लोग को वाला टर्म मिल जाएगा। उसी चीज को हमने यहाँ पे लगाया कि अगर हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है तो हम लोग को n से एक कम करना पड़ेगा, उतना पावर लगाना पड़ेगा आर में और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ए से, तो हम लोग को वो nth टर्म मिल जाएगा, ठीक है। टी एन है हम लोग का nth टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो, और एन है पोजीशन ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग को दिए हो जीपी में चीजें और फाइंड करना हो उतने सारे टर्म्स का सम, ठीक है, एन टर्म्स का अगर हम लोग को सम फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। क्लियर? अगर आर इक्वल टू 1 होगा तो जो हम लोग का आंसर होगा वो हो जाएगा एन इंटू ए। कैसे? अगर 1 है तो पहला टर्म भी ए, दूसरा टर्म भी ए, तीसरा टर्म भी है। अगर हम लोग के पास 3 ए है मतलब कि 3 ए हो जाएगा सम। अगर 4 है तो 4 ए हो जाएगा, अगर 5 है तो 5 ए, अगर एन ए है तो एन ए, उनका प्रोडक्ट, उनका सम निकल के आ जाएगा। एन ए जो प्रोडक्ट निकल गया है वो इस पूरे सीरीज का सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में हम लोग का जो जीपी होता है वो एंड ही नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता हम लोग का। तो इस तरीके के जो जीपी होते हैं उनको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो इसके लिए जो nth टर्म है वो तो हमें पता नहीं है, nth टर्म हो गया हम लोग को इनफाइनाइट और उनका सम करना है। तो उस केस में अगर r की वैल्यू 1 से कम होती है, जो r है कॉमन रेशियो, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम होती है तो हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स का सम ऐसे निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो आर की वैल्यू अगर 1 से कम है, 1 से कम जैसे कि हो गई 1/2, ठीक है। तो एस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर पहला टर्म हम लोग का 4 था तो एस इनफाइनाइट हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। 1/2 मतलब हो गया, यहाँ पे माइनस करने में 1/2, तो 4 डिवाइडेड बाई 1/2 और 2 चला गया ऊपर, ये हो गया 8। तो एस इनफाइनाइट हम लोग का निकल के आ गया 8। ये होता है हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट जब जीपी होती है उसका समेशन निकालने के लिए, ठीक है। अब बात आती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब समझ में आएगा जब हम लोग को पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी जैसे बताए थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। इन्हीं को अगर हम लोग ये लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई ए, 1 ए प्लस डी, 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगर इस तरीके से इसको लिख दें
तो ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये जो सीक्वेंस फॉर्म हुआ, ये पूरा एक नंबर, इसको अगर x बोल दें, इसको x1 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको x3 कह दें, इसको x4 कह दें, तो ये जो हम लोग का सीक्वेंस फॉर्म हुआ, इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे ये कि लेट्स से द सीक्वेंस इज ABC, देन फॉर इट टू बी एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो 1/A, 1/B और 1/C एक हम लोग का AP होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का एक AP फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द nth टर्म, अगर हम लोग को इसका nth टर्म फाइंड करना है, तो अगर हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना आता होगा, तो ये भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे? 1 डिवाइडेड बाई an, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई a प्लस n-1d। ये हो गया nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का ही तो फॉर्मूला है, और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाकर an इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस n-1 इंटू d, 1 डिवाइडेड बाई दिस नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। तो इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के nth टर्म्स का हम nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हार्मोनिक मीन की। तो यहां पर जैसे कि हम लोग के पास हार्मोनिक मीन दिया हुआ है और उस पर कोई टर्म है a और उसके जस्ट अगला वाला टर्म है b, और हम लोग को इसका फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है इनका, वो होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। मतलब इसके बीच में कौन सा टर्म लाई करेगा वो हम लोग हार्मोनिक मीन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, और उसके बेसिस पे कितने टाइप्स के प्रॉब्लम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। फिर उसके अगले पार्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और PYQs वगैरह देखेंगे। थैंक यू।